और ईरान पर फिर बारूद बरसाने और हॉर्मुज को जबरन खुलवाने का मिशन कभी भी शुरू हो सकता है। ट्रंप के चीन दौरे के खत्म होते ही मिशन ईरान की शुरुआत हो सकती है। इस बार अमेरिका ही नहीं, कई और नेटो देश ईरान को सबक सिखाने की तैयारी में। ऐसे में वॉर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि हॉर्मुज को बचाने के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। चेतावनी दी जा रही कि ईरान डर्टी बॉम्ब से तबाही मचाकर हॉर्मुज अभियान को नाकाम करने का प्रयास कर सकता है। की बौखलाहट में ईरान डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका को ईरान पर बड़े हमले से परहेज करना चाहिए। डर्टी बम से ईरान फारस की खाड़ी को जहरीला बना सकता है। ईरान के लिए सबसे अहम हॉर्मुज पर कंट्रोल रखना है, लेकिन अमेरिका बहुत बड़ा अभियान शुरू करने वाला है। नेटो देश भी ईरान के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अब डर्टी बॉम्ब का मतलब समझिए। इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहा जाता है। इसे बनाने के लिए विस्फोटक और यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। इसके लिए बहुत अधिक संवर्धित किया हुआ यूरेनियम नहीं चाहिए। किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल से इसे बनाया जा सकता है। यही वजह है कि डर्टी बॉम्ब से परमाणु बम जैसी तबाही नहीं होती, लेकिन यह वातावरण में रेडिएशन फैलाता है, जिससे लंबे समय तक इंसानों को नुकसान होता है। माना जा रहा है कि ईरान हॉर्मुज की जंग में समुद्र में डर्टी बॉम्ब गिरा सकता है। रेडिएशन फैलने से समुद्र का पानी दूषित हो जाएगा। समुद्र के पानी में रेडियो एक्टिव मटीरियल मिलने की वजह से पानी जहरीला हो जाएगा और अरब में पानी का जबरदस्त संकट हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी को साफ करके ही पीने का पानी बनाया जाता है। ईरान पहले भी घातक हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुका है। ईरान कल्पना से भी बड़े हमले करने की चेतावनी देता रहा है। ईरान में यूरेनियम भंडार होने की वजह से डर्टी बम बनाने का अंदेशा जताया जा रहा है। ईरान डिसैलिनेशन प्लांट को लेकर धमकी देता रहा है। डर्टी बम से ईरान अरब देशों से इंतकाम ले सकता है। ईरान गंभीर संकट बनाकर हॉर्मुज अभियान रुकवाने की कोशिश कर सकता है। ईरान पर दबाव बढ़ा है तो वही ट्रंप चीन में है और इसका असर हॉर्मुज में देखा गया। हॉर्मुज का सन्नाटा कई दिन बाद टूटा है। रिपोर्ट है कि चीन का एक सुपर टैंकर हॉर्मुज पार कर गया है। वही पनामा के झंडे वाला जापान का टैंकर भी हॉर्मुज पार कर गया। ईरान ने टैंकर पर हमला नहीं किया। हालांकि नेवल ब्लॉकेट भी है, इसलिए माना जा रहा है कि यूएस से भी चीन और जापान के टैंकर को इजाजत मिली होगी। ईरान पर दबाव की वजह समुद्र में बढ़ती तैनाती है। ब्रिटेन का HMS ड्रैगन युद्धपोत पहले से इस इलाके में मौजूद है। इसके अलावा फ्रांस का चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर भी हॉर्मुज तक जाने को तैयार है। अब इटली भी इसमें शामिल हो गया है। इटली ने 2 माइन स्वीपर शिप यानी समुद्र से माइंस हटाने वाले युद्धपोत को भेजा है। बाब अल मंदेब भी हॉर्मुज की तरह ही बेहद सकरा रास्ता है और तेल सप्लाई रूट के लिए बेहद अहम है। ये जलमार्ग यमन और जिबूती के बीच लगभग 26 किलोमीटर चौड़ा है और लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर मौजूद है। और रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक ड्रोन अटैक किया है। यह हमला 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। पहली बार रूस ने एक दिन में 800 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेनी इलाकों पर बरसाए। यह महज बमबारी नहीं, बल्कि रूस की ताकत का वो संदेश है जिससे पुतिन कई मकसद साधना चाहते हैं। रूस ने भीषण हमले से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करके उसे थका देने की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की है। इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले रोकने के लिए यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम की ज्यादा मिसाइलें खर्च करनी पड़ेंगी। कीव के पास पहले से पैट्रियट और मैसम्स मिसाइलों की कमी है। रूस ने पहले ही साफ कर दिया है, जब तक यूक्रेन पूर्वी हिस्से में कब्जे वाले क्षेत्र से अपनी सेना को पीछे नहीं हटाता, तब तक सीज फायर और वार्ता का कोई मतलब नहीं है। यानी रूस चाहता है कि पहले यूक्रेन जमीन पर सरेंडर करे और उसके बाद शांति वार्ता शुरू की जाए। रूस आमतौर पर रात में बड़े ड्रोन हमले करता है, लेकिन इस बार दिन में कामकाजी घंटों के दौरान किए गए हमले से रूस लोगों के मन में दहशत बढ़ाना चाहता है, जो कीव पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है। यूक्रेन पर यह हमला नेटो और पश्चिमी देशों को एक सीधा संदेश है कि रूसी ड्रोन पावर पहले से ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। यूक्रेन को कितने भी हथियार दिए जाएं, वो रूस की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने 710 रूसी ड्रोन को मार गिराया। दिन में रूस ने करीब 753 ड्रोन हमले किए। रात में 139 ड्रोन दागे। यूक्रेन पर एक ही दिन में 892 से ज्यादा ड्रोन से विध्वंसक ड्रोन हमले किए गए। सेंट्रल यूक्रेन, पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेनी इलाकों में भीषण विस्फोट हुए। कीव, लवीव और ओडेसा के इलाके रूसी सेना के टारगेट पर थे। यूक्रेन ने अपनी सीमा से 1675 किलोमीटर दूर रूस के गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर ड्रोन हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया। कैस्पियन सागर के पास अस्त्राखान गैस प्रोसेसिंग प्लांट
रूसी ऊर्जा सेक्टर का बड़ा केंद्र है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रीमिया और अजोव सागर के ऊपर यूक्रेन के 286 ड्रोन नष्ट कर दिए गए। और ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध ने पूरे अरब क्षेत्र के समीकरण बदल दिए। इस क्षेत्र में अब एक ऐसा गठबंधन आकार ले रहा है जिसमें इजराइल को मित्र के रूप में जगह मिल रही है, और यह हुआ है सिर्फ ईरान के जवाबी हमलों की वजह से। यानी एक तरफ तो अरब देशों ने ईरान पर हुए हमलों की निंदा नहीं की, और जब उनकी जमीन पर बारूद बरसा तो ईरान को रोकने के लिए नई कूटनीतिक और रणनीतिक जमीन तैयार होने लगी, जिसके केंद्र में ईरान तो है ही, साथ ही ईरान के प्रॉक्सी भी। लेकिन प्रॉक्सी क्यों? इस सवाल का जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। तो क्या मुश्तबा खामनेई ने अरब देशों के खिलाफ छल युद्ध छेड़ा था? अगर छेड़ा था तो फिर अरब देशों ने कैसे दिया इसका जवाब? दरअसल युद्ध के दौरान इजराइल और खाड़ी देशों पर ईरान मिसाइल बरसा रहा था। उसी समय पर्दे के पीछे एक ऐतिहासिक गठबंधन आकार ले रहा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध के चरम पर यूएई पहुंच गए। दावा है कि 26 मार्च को नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने ओमान सीमा के पास अल ऐन शहर में मुलाकात की। उन्होंने ही यह भी सार्वजनिक किया कि यात्रा में मोसाद चीफ डेविड बार्निया और शिन बेत के प्रमुख डेविड जिनी भी शामिल थे। खबर यह है कि ईरान युद्ध के दौरान सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने उत्तरी इराक की सीमा लांघी और ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। वहीं कुवैत ने भी दक्षिणी इराक में कतैब हिजबुल्लाह के ड्रोन और कम्युनिकेशन नेटवर्क को उड़ा दिया, जबकि यूएई ने ईरान के लावन द्वीप की रिफाइनरी पर सीधा हमला किया। इस कार्रवाई के तहत कतर में IRGC से जुड़े 2 लोगों के साथ 10 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक ऐसे ही ईरान समर्थित 3 स्लीपर सेल बहरीन से भी गिरफ्तार किए गए हैं। कुवैत में भी 3 स्लीपर सेल समेत घुसपैठ करने वाले 4 IRGC के नौसैनिक गिरफ्तार किए गए हैं। और लेबनान में इजराइल के लगातार हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह ने हार नहीं मानी। मौका मिलते ही हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है। भारी बमबारी के बीच बुधवार को इजराइल में ड्रोन और रॉकेट से हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हमले में इजरायली सेना के 2 टैंक क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद जवाबी एक्शन में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। लड़ाकों से भरी एक गाड़ी को IDF ने नष्ट कर दिया। इजराइल में 8 ड्रोन से हमले की खबर है। हिजबुल्लाह ने 5 मिसाइलों से भी प्रहार किया। लेबनान की सरकार के मुताबिक 2 मार्च से अब तक 2896 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 200 बच्चे भी शामिल हैं। 8824 लोग जख्मी भी हुए हैं। ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से IDF ने 400 से अधिक हिज्ब लड़ाकों को मारने का दावा किया है। 1000 से अधिक हथियार भी जब्त किए गए हैं।